नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 15 फरवरी 2023 दिन बुधवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानेंगे मौसम का ताजा हाल। युवाओं के लिए प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती पाने का सुनहरा अवसर। इंटरव्यू की तिथि 27 फरवरी से 4 मार्च 2023। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज यानी 15 फरवरी से होने जा रही हैं शुरू। BBC के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर IT की रेड। कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल। भाजपा बोली भूल गई, इंदिरा ने भी बैन किया था। HCS जुडिशियल ब्रांच एग्जाम हिंदी में कराने की तैयारी। अभी अंग्रेजी में हो रही है परीक्षा। राजस्व अदालतों में हिंदी में हो रहा है काम। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल विजेताओं का नहीं होगा फिजिकल टेस्ट, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन। पानीपत के हेड कांस्टेबल को मिली जमानत। ASI से मारपीट मामले में हेड कांस्टेबल आशीष को किया था गिरफ्तार। स्वागत की तैयारी में समर्थक। हिसार में 17 गांवों के किसानों की पैदल यात्रा। पानी निकासी न होने के विरोध में DC ऑफिस पहुंचे, मुआवजा देने की मांग की। 18 फरवरी को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में इस दिन से बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौजूदा समय में पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं 14 फरवरी देर रात्रि के बाद हवाओं की दिशा में बदलाव होने से 17 फरवरी तक तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के साथ साथ कहीं कहीं सतही हवाएं तेज चलने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का आसार है, इसलिए उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी हिस्से में शीतलहर की वापसी की उम्मीद नहीं है। फरवरी और मार्च के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना जताई गई है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अपने हरियाणा दौरे के दौरान पार्टी वर्करों को जीत का मंत्र दे गए। करनाल और सोनीपत में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय आपके लिए खड़े हैं, इसलिए सभी को 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जितवाकर उनके हाथ मजबूत करने हैं। इसके लिए हर वर्कर को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को GT बेल्ट पर सबसे ज्यादा यानी 70% वोट करनाल से मिले थे। अब एक बार फिर से वक्त आ गया है कि 2019 जैसी मजबूती भाजपा को फिर से दी जाए। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी भारतीय संस्कृति को बचाने वाली और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा बीजेपी संगठन की बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक प्रथा समाप्त कर ऐतिहासिक काम किया है। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि राज्य में पार्टी पन्ना प्रमुख योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। प्रोग्राम में मौजूद हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कमाल की है। इस जोड़ी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाकर ऐतिहासिक काम किया है। आतंकवाद और नक्सलवाद से भी देश अब सुरक्षित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को दिया राष्ट्रपति कलर। धाकड़ पुलिस को सम्मान देना गौरवमयी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति कलर को DGP PK अग्रवाल को सौंपा। इस झंडे के बीच में चमकीले सुनहरे रंग में हरियाणा पुलिस लिखा हुआ है, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ भी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गौरवमयी पल है कि मुझे हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा पुलिस को धाकड़ शब्द कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर हरियाणा पुलिस सबसे आगे रहती है, चाहे वो VIP सुरक्षा का मामला हो या फिर लंबे आंदोलन में व्यवस्था बनाए रखना हो। हरियाणा पुलिस ने हमेशा अपने धैर्य, संयम और साहस का परिचय दिया है। कोरोना काल में हरियाणा पुलिस का योगदान बेहद ही सराहनीय रहा था। उन्होंने हरियाणा सरकार की डायल 112 सेवा की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में जरूरतमंद को पुलिस सहायता देना वाकई सराहनीय कार्य है। वहीं इस अवसर पर संबोधित करते हुए CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के लिए आज गौरव का दिन है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के जवानों को राष्ट्रपति कलर मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या का आंकड़ा सिर्फ 9% है, जिसे बढ़ाकर 15% करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मंत्री संदीप को लेकर गरमाएगी हरियाणा विधानसभा। कांग्रेस लाएगी 24 प्रस्ताव। OPS भी रहेगा मुद्दा। 19 को फिर होगी CLP की मीटिंग। हरियाणा विधानसभा में 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 25 विधायकों की उपस्थिति में CLP की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता सदन के उपनेता आफ्ताब अहमद ने की। सत्र में परिवार पहचान पत्र, अवैध खनन, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन स्कीम, बढ़ते नशे, शिक्षा के निजीकरण, मंत्री पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों, NGT के मामलों, गौशालाओं की दुर्दशा, पानी के रेट में बढ़ोतरी, बिजली की किल्लत,
सड़कों की जर्जर हालत, सफाई कर्मियों को पक्का करने की मांग, सीएजी रिपोर्ट, बुढ़ापा पेंशन काटे जाने, सरसों और गेहूं का मुआवजा नहीं मिलने, पंचायतों पर ई टेंडरिंग थोपने, राइट टू रिकॉल लागू करने, बिगड़ती कानून व्यवस्था, खेलों की वर्तमान स्थिति और रिहायशी इलाकों में चौथी मंजिल की मंजूरी देने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायक प्रस्ताव देंगे। मीटिंग के बाद आफ्ताब अहमद ने बताया कि बजट सत्र के दौरान हरियाणा कांग्रेस 24 से ज्यादा अलग अलग प्रस्ताव लाएगी। इसमें अल्प अवधि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव शामिल होंगे। इसके अलावा सरपंचों ने जो ई टेंडरिंग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव भी शामिल होगा। हरियाणा कांग्रेस बजट सत्र के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का मुद्दा भी उठाएगी। हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग में संदीप सिंह को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक आफ्ताब अहमद ने बताया कि हरियाणा कांग्रेसी विधायक बजट सत्र के दौरान सदन में संदीप सिंह की बर्खास्तगी का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। सोनीपत में बीजेपी वर्करों को अमित शाह की 12 टिप्स, बोले जमीनी स्तर पर काम करे बूथ पालक, 2024 में अधिक अंतराल से जीतेंगे सभी 10 सीटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के बूथ पालकों से आह्वान किया है कि वे जमीनी स्तर पर काम करें। वे भाषण देने में समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि वे यहाँ सीख देने के लिए आए हैं। दी जाने वाली सीख पर अमल करते हुए जन जन तक उनकी बात को पहुंचाएं। उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने के टिप्स भी दिए। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार शाम को दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में अमित शाह बूथ पालकों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि हमें और अधिक अंतराल से जीत हासिल करने के प्रयास करने हैं। सीएम आज रोहतक में मनोहर लाल करेंगे परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास, एमडीयू के कार्यक्रम में लेंगे भाग। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके उपरांत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विवेकानंद पुस्तकालय का विस्तार भवन का उद्घाटन करेंगे। इस भवन के निर्माण की बात करें तो 850 लाख रुपए अनुमानित लागत आई है। भवन के भूतल पर 346, प्रथम तल पर 404 तथा द्वितीय तल पर 378 छात्रों के बैठने की क्षमता है। प्रथम तल पर फैकल्टी के लिए अलग से रीडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। भवन पूर्ण रूप से वातानुकूलित है और लैपटॉप व मोबाइल चार्जिंग सुविधा है। सीसीटीवी सिस्टम भी भवन में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विश्वविद्यालय परिसर में ही दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड योगिक स्टडीज की आधारशिला भी रखेंगे। इसके निर्माण पर 660 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज की भी आधारशिला रखने वाले हैं। इसके निर्माण पर 950 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। आईजीयू रेवाड़ी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, फरवरी के इस दिन होगी रिजल्ट की घोषणा। रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी आईजीयू की परीक्षा प्रणाली को लेकर छवि अक्सर खराब होती रही है। इस बार विश्वविद्यालय अपनी इस छवि को बदलने जा रहा है तथा परीक्षा परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। आईजीयू की ओर से आयोजित विभिन्न संकायों व कोर्सों की परीक्षा 31 जनवरी को समाप्त हुई है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का दावा है फरवरी के अंत तक सभी संकायों व कोर्सों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। आईजीयू से संबंध रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के सरकारी एडेड और सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के करीब 50,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। इनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तेजी से चल रही है तथा ऑनलाइन रिपोर्ट भेजकर परीक्षा शाखा में डाटा भी अपलोड करवाया जा रहा है। मूल्यांकन केंद्रों पर प्रतिदिन की रिपोर्ट अपडेट करवाई जा रही है। परीक्षा नियंत्रक आईजीयू ने कहा है कि जो भी परीक्षाएं 31 जनवरी तक समाप्त हुई है, उन सभी के परिणाम शीघ्रता से घोषित करने को लेकर काम चल रहा है। तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाओं का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। इस लिहाज से 20 से 25 फरवरी तक सभी कक्षाओं और संकायों के परिणाम जारी करने की योजना है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी यानी आज से शुरू हो रही हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च तो वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 3 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगी। इस बार हरियाणा में सीबीएसई बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में खास बात यह रहेगी कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी सीबीएसई की परीक्षा देंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के अंदर कुछ चुनिंदा सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों का दर्जा दिया हुआ है और इन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों से कहा गया है कि वे बिना किसी दबाव के परीक्षा दें और अच्छे अंक हासिल कर अपना भविष्य उज्जवल करें।
विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से ही करें संपर्क, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। शिक्षा या फिर घूमने के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोग जागरूकता के अभाव में अक्सर फर्जी ट्रैवल एजेंटों का शिकार बनकर लाखों रुपए गवा बैठते हैं। लोगों को ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने की आवश्यकता है। विदेश जाने के लिए वीजा लगवाने से पहले एजेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट की ही सेवाएं लें। यह बात कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने वीजा लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए कही है। पुलिस द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए फर्जी ट्रैवल एजेंटों से सावधान रहने की अपील की गई है। कहा गया है कि फर्जी ट्रैवल एजेंट वेबसाइट या फिर सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा लोगों से संपर्क करते हैं। ये लोग पीड़ितों को तब झांसे में फंसा लेते हैं जब वे सोशल मीडिया पर प्रसारित नकली यात्रा विज्ञापनों का जवाब देते हैं। इसके बाद एजेंटों द्वारा तरह तरह के लालच देकर पैसे हड़प लिए जाते हैं। बहुत से मामलों में ये एजेंट आम लोगों को अवैध तरीके से सीमावर्ती दूसरे देशों में भेज देते हैं, जैसे अमेरिका जाने वालों को मैक्सिको, क्यूबा आदि देशों में, व इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को मलेशिया आदि देशों में ले जाते हैं और वहां के जंगलों, समुद्री रास्तों, सड़क मार्ग या फिर पैदल नाव, कंटेनरों द्वारा गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करवाते हैं। इस यात्रा के दौरान बहुत से लोगों की ठंड के कारण, जहरीले जानवरों के काटने से या फिर नाव डूबने या कंटेनर में दम घुटने से मृत्यु तक हो जाती है। बहुत से मामलों में इस प्रकार से विदेश गए लोगों के पासपोर्ट आदि दस्तावेज अपराधियों द्वारा छीन लिए जाते हैं या फिर उनसे डरा धमकाकर गलत कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से बचकर रहना चाहिए। नागरिक अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए आधार कार्ड नहीं है अनिवार्य, किसी भी आईडी से मरीज बनवा सकता है ओपीडी पर्ची। जींद जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में मरीजों को ओपीडी पर्ची के लिए अपने साथ अब आधार कार्ड लाना अनिवार्य नहीं होगा। मरीज ओपीडी पर्ची के लिए अपनी किसी भी आईडी का प्रयोग कर सकता है। हालांकि पहले आधार कार्ड देखकर ही ओपीडी पर्ची काटी जाती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के डीजी ने प्रदेश भर के सीएमओ को पत्र जारी करते हुए ये आदेश पूरे हरियाणा के लिए जारी कर दिए हैं। अब ओपीडी पर्ची के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा और मरीज या फिर उसका तीरमदार किसी भी आईडी से ओपीडी पर्ची बनवा सकता है। वहीं आदेशों में साफ कहा गया है कि अगर मरीज इमरजेंसी में आता है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो पहले उसका उपचार किया जाएगा और फिर उसके आईडी से संबंधित अन्य कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। अन्य गंभीर मरीज के उपचार से पहले किसी भी चिकित्सक या फिर स्टाफ द्वारा पर्ची या पहचान पत्र या फाइल आदि मांगी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग निदेशालय ने प्रदेश भर के सभी सीएमओ को पत्र जारी करते हुए कहा है कि मरीज अपना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर किसी दूसरी अन्य आईडी को दिखाकर अपनी ओपीडी स्लिप बनवा सकता है। अगर ओपीडी पर्ची काउंटर पर बैठे ऑपरेटर ऐसा करने से मना करता है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं अगर मरीज के पास आधार कार्ड या फिर दूसरा कोई अन्य पहचान पत्र नहीं होने पर भी उसे उपचार दिया जाएगा। हरियाणा में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरुग्राम और नूह जिला में लगभग 10,000 एकड़ में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क के लिए निर्धारित क्षेत्र का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गत दिन हवाई सर्वेक्षण किया। जंगल सफारी पार्क को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उन्हें इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस संबंध में कार्य जल्द शुरू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जंगल सफारी विकसित होने से एक और जहां इस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिए आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस जंगल सफारी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से राय और सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को और अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से होम स्टे पॉलिसी भी शुरू की है। इसके तहत पर्यटकों को भी स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मौसम के उतार चढ़ाव से अस्पतालों में बढ़े मरीज, दिन में धूप और रात में कंपकपाती सर्दी से लोग हो रहे हैं बीमार। मौसम में उतार चढ़ाव लोगों को बीमार कर रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम सर्दी पड़ने से लोग जरा सी लापरवाही से मौसमी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तापमान के बढ़ने के साथ ही नागरिक अस्पतालों में रोगियों की तादाद इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। 4 से 5 दिन से अस्पताल में रोगियों की संख्या में एकदम इजाफा हो रहा है। पर्ची व दवाई के काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतार देखने को मिलती है। एक सप्ताह में दिन के तापमान में धूप में तेजी आने से लोगों को गर्म कपड़े छोड़ दिए। वहीं सर्द गर्म के असर के चलते बच्चे व बुजुर्ग जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। तापमान के उतार चढ़ाव से सबसे ज्यादा असर बच्चों में दिखाई पड़ रहा है। मौसम का बदलता मिजाज पर जरा सी लापरवाही के चलते बीमारी का कारण बन सकता है। बच्चों को भी निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स व आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजें खाने पीने से तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए धूप को देखकर गर्म कपड़े न उतारें। मौसम थोड़ी थोड़ी देर बाद बदल रहा है। लोगों को खासतौर पर बच्चों को सुबह शाम सर्दी से बचाव के लिए मोटे गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। अगर लोग खान पान व रहन सहन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं।
बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी रेड, कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल, भाजपा बोली भूल गई, इंदिरा ने भी बैन किया था। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार सुबह 11 बजे आयकर विभाग यानी आईटी की टीम ने सर्वे शुरू किया। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है, हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं, सर्वे का काम अभी जारी है, ऑफिस में काम शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। भाटिया ने कहा कि शायद कांग्रेस भूल गई है कि 1917 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सर्वे को चौंकाने वाली खबर बताया है। मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी, बहुत खूब, चौंकाने वाला। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। हरियाणा बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित होने वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी या मार्च 2023 के लिए अस्थायी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख निर्धारित कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह यादव ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। डॉक्टर वीपी सिंह यादव ने बताया कि भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त कर संपन्न करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त शेष विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित स्कूलों में ही संबंधित विषय के नियुक्त प्राध्यापकों या फिर अध्यापकों द्वारा करवाई जाएगी। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 600 अंक बढ़कर 61,032 पर बंद, निफ्टी 158 अंक चढ़ा, सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 अंकों की तेजी के साथ 61,032 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 158 अंकों की तेजी देखने को मिली है, यह 17,929 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में तेजी दिखाई दी तो वहीं 11 शेयरों में गिरावट रही। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की बात करें तो इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट तो वहीं चांदी में तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट सोना 57,018 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,842 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 77 पैसे पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।